नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बहकी बहकी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, सीएम वाले ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य ने दी प्रतिक्रिया। लोकसभा से पहले निकाय चुनाव करेंगे भगवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा सभी कार्यकर्ता भाजपा के अश्वमेघ विजय रथ की रफ्तार बनाए रखें। भूपेंद्र चौधरी बोले अखिलेश संभाले गठबंधन कुनबा, उनके विधायक हमारे संपर्क में। निकाय चुनाव में भाजपा जीतेगी 90% सीटें। 254 दिन बाद इत्र कारोबारी पीयूष जैन रिहा, हेड लगाकर जेल से निकले बाहर। मीडिया ने पूछा करोड़ रुपए भाजपा का था या सपा का। स्कूल प्रबंधक ने फोन रखने पर छात्रा के साथ अभिभावक को भी पीटा। सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। पिछले 10 दिनों में ये दूसरा मामला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सीएम वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव चुनाव में मिली हार की वजह से बहकी बहकी बातें करते हैं। बीजेपी 25 साल सत्ता में कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनता के आशीर्वाद और मोदी मॉडल का काम करके बन रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा अखिलेश यादव पहले बीजेपी के खिलाफ अपने 125 विधायकों को एक साथ एकत्रित कर ले। मैं जानता हूं चुनावों में लगातार पराजय से बिगड़े स्वास्थ्य के कारण आप बहकी बहकी बातें करते हैं। बीजेपी 25 साल सत्ता में कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनता के आशीर्वाद और मोदी मॉडल पर काम करने से बनी रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर कहा अखिलेश यादव मुझसे घृणा करते हैं। विधानसभा में अखिलेश का प्यार मेरे प्रति सबने देखा है। अखिलेश यादव खुद डूबने वाले हैं, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी को जोड़े देश कहा, टूटा है कि जोड़ने निकले हैं। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया कि उन्होंने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य 100 से ज्यादा विधायक लेकर आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के लिए बाहर से समर्थन दे देगी। अब सपा प्रमुख के इसी बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमजोर आदमी हैं, वे आज भी 100 विधायक लेकर आए, हम उन्हें समर्थन करेंगे। उन्हें बिहार से उदाहरण लेना चाहिए, जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं हो सकता। वो एक बार बता रहे थे कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, वो आज भी आएंगे तो हम उन्हें समर्थन देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत दूर नहीं, उससे पहले नगर निकाय चुनाव यूपी में होने हैं। सभी कार्यकर्ता भाजपा के अश्वमेघ विजय रथ की रफ्तार बनाए रखें। अब फिर इतिहास दोहराने जा रहे हैं, ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का। वो कानपुर में भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के मुख्यालय में कानपुर उत्तर दक्षिण एवं ग्रामीण जिले के जिला पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा के एजेंडा के आधार पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भाजपा के घोषणा पत्र के आधार पर ही काम कर रही है। धारा 370 और राम मंदिर भाजपा के एजेंडे में रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा आज शिखर पर है। आने वाले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेगी। चौधरी ने बैठक में कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में 100 से 83 विधान परिषद सदस्य भाजपा के हैं। प्रदेश की जनता भाजपा को दिल खोलकर समर्थन दे रही है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा जीत का अश्वमेघ रुकना नहीं चाहिए। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में 90% और 2017 के विधानसभा चुनाव में 80% जीत दर्ज करने का कार्य पार्टी कर चुकी है। इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में 70% वोट प्रदेश की जनता ने भाजपा की झोली में डाल दिए। चौधरी ने कहा आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रदेश की जनता का भाजपा को पूर्ण समर्थन प्राप्त है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष मुझे कार्यकर्ताओं की सेवा करने का मौका मिला, ये सौभाग्य का विषय है। प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि कार्यकर्ता नगर निकाय चुनाव और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार रहे।
भारतीय जनता पार्टी में सभी पदों पर कार्यकर्ताओं का आरक्षण है, जबकि विपक्षी दलों में उनके ही परिवार के लोगों का आरक्षण है। भाजपा किसी विशेष जाति, वर्ग, धर्म एवं समुदाय की पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा, भाजपा आने वाले दिनों में नगर निकाय, विधान परिषद की सीटें और लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी सीट जीतेगी। आज प्रदेश की जनता 52% मतदान भाजपा के पक्ष में कर रही है, जबकि बाकी सभी विपक्षी दल 32% में ही निपट जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान के बाद जुबानी जंग शुरू हो गई है। 100 विधायक लाने पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का बयान भाजपा पर हमलावर होता दिख रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गुरुवार को कानपुर में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उन्हें संपर्क में हैं। अखिलेश पहले अपनी पार्टी और कुनबे को संभाले। कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता में भाजपा के नव निर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि सपा अध्यक्ष को सबसे पहले अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनके विधायक लगातार संपर्क में हैं। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में अखिलेश ने उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी से विधायक लाने पर मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन देने की बात कही थी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का संगठन के प्रति समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो पार्टी के प्रमाणित एवं भाजपा की विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमेशा साथ रहेंगे। वे स्वार्थ में पड़ने वाले नेता नहीं हैं। बेवजह लालच ना दो। केशव मौर्य अखिलेश को चला दे, अखिलेश उन्हें क्या चला पाएंगे। चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा का लक्ष्य 90% सीटों को जीतना है, मात्र 10% में बाकी विपक्ष को समेट दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश के चौमुखी विकास पर जनता ने विश्वास जताया है। इत्र कारोबारी पीयूष ने 254 दिनों बाद भाजपा जेल से बाहर आ गए हैं। दोपहर करीब 1:40 पर हैट लगाकर कानपुर से वे जेल से बाहर निकले। मुंह पर मास्क लगाया था। बाहर मीडिया का जमावड़ा था। उससे मीडिया कर्मियों ने सवाल किए, घर में जो करोड़ों रुपए कैश बरामद किया था वो समाजवादी पार्टी का था या भाजपा का। लेकिन बिना जवाब दिए वे अपने वकीलों के साथ कार में बैठकर घर चले गए। जैन को पहले बुधवार को रिहाई होनी थी, लेकिन परवाना में गड़बड़ी के कारण रिहाई टल गई थी। 23 दिसंबर 2021 को पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। कानपुर में 178 करोड़ और कन्नौज में बने तहखाने से 19 करोड़ कैश और 25 किलो सोना मिला था। पीयूष के घर में दीवारों के बीच में अलमारी में कैश रखा हुआ था। इस मामले में पीयूष के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। पहला मुकदमा जीएसटी चोरी, दूसरा मुकदमा गोल्ड तस्करी से का था। एक में जैन को 28 जुलाई को ही जमानत मिल गई थी। दूसरे मुकदमे में पीयूष की जमानत 1 सितंबर को मंजूर हुई थी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन का केस नजीर बन गया। जैन की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्टेड जजमेंट दिया। इसका मतलब यह है कि इसे लॉ की किताबों में पीयूष जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से शामिल किया जाएगा। इसे दूसरे मामलों में वकील अपनी दलीलों में शामिल कर सकेंगे। पूर्व डीजीसी और पीयूष जैन के वकील पीयूष कांत शुक्ला ने बताया, इलाहाबाद हाई कोर्ट जज सुभाष विद्यार्थी ने अप्रूवल फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट सुनाया। पीयूष जैन की जमानत को लेकर कहा, किसी भी व्यक्ति की जमानत को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसको जमानत दिए जाने से समाज में विपरीत असर पड़ेगा। इस फैसले को लॉ बुक में शामिल किया जाएगा। जज ने माना कि कंपाउंडेबल ऑफेंस। वकील पीयूष शुक्ला ने बताया कि हाईकोर्ट ने माना है कि धारा 138 के तहत पाया गया कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसका मतलब यह है कि इसे जुर्माना लेकर खत्म किया जा सकता है। वहीं डीजीजीआई अभी तक ये नहीं तय कर पाई है कि पीयूष जैन पर जीएसटी चोरी का कितना जुर्माना लगाया जाए। हालांकि पीयूष जैन ने 2 मई 2022 को 54 करोड़ 90 लाख रुपए पहले ही जमा करा चुके हैं। पीयूष शुक्ला ने बताया कि हाईकोर्ट में पीयूष जैन के खिलाफ डीजीजीआई कोई खास सबूत नहीं पेश कर पाई। पीयूष को हाईकोर्ट जीएसटी चोरी और गोल्ड तस्करी मामले में जमानत मिल चुकी है। दोनों ही मामले में संबंधित विभाग कोर्ट में मजबूती से अपनी दलीलें नहीं रख पाए। कोर्ट ने माना पीयूष जैन 8 महीने से ज्यादा की सजा काट चुका है, जो इस मामले में पर्याप्त है, क्योंकि मिनिमम सजा 6 महीने और मैक्सिमम सजा 5 साल की है।
शहर में स्कूल संचालक की गुंडाई देखने को मिली। छात्रा के बैग में मोबाइल निकलने पर टीचर ने छात्रा की जमकर पिटाई लगाई। छात्रा ने जब मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिस पर छात्रा के पिता स्कूल प्रबंधन से शिकायत करने पहुंचे। स्कूल प्रबंधन ने शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही पीट दिया। छात्रा के पिता का आरोप है कि स्कूल के स्टाफ ने उन्हें बंधक बनाकर पीटा। मामला हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में स्थित मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल का है। बता दें 11वीं की छात्रा तनिष्का मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्र है। उसकी तबीयत पिछले एक हफ्ते से ठीक नहीं चल रही थी, जिसके चलते परिजनों ने उसे मोबाइल दे दिया। यदि स्कूल में तबीयत खराब हुई तो वह उन्हें सूचना दे सके। वहीं स्कूल में बैग में मोबाइल बरामद होने पर प्रिंसिपल ने तनिष्का की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उसके परिजन शिकायत करने के लिए स्कूल पहुंचे, जिस पर स्कूल में कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि स्टाफ ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी छात्रा के परिजनों पर अभद्रता और स्टाफ से मारपीट करने की तहरीर थाने में दे दी है। विवाद के बाद स्कूल प्रबंधन का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, जिस पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पिछले 10 दिनों में यह दूसरा मामला सामने आया है जब किसी अभिभावक को बंदी बनाकर पीटा गया हो। 2 सितंबर को गुमटी नंबर 5 के एक स्कूल में एक छात्रा और उसके अभिभावक सिर्फ इस लिए मारा गया था क्योंकि वो कोचिंग पढ़ने में असमर्थ थे। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए अवनीश अवस्थी को जल्द ही प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा है कि उन्हें नीति तय करने संबंधी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि जल्द इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। विस्तार पाने की तमाम चर्चाओं के बीच 31 अगस्त को अवनीश अवस्थी सेवानिवृत्त हो गए थे। उप एक्सचेंज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत उनके सभी विभागों का कार्यभार प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री व सूचना संजय प्रसाद को सौंप दिया गया। अवस्थी के पास गृह के अलावा गोपन वीजा, पासपोर्ट, जेल प्रशासन एवं सुधार, सतर्कता विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग की जिम्मेदारी थी। वह यूपीडा व उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी के सीईओ और डीजी जेल भी थे। ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त चार्ज भी उनके पास था। अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी भरोसेमंद और सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट रहे हैं। अवस्थी 1984 के बाद से सबसे लंबे समय से 3 वर्ष 1 माह तक गृह विभाग का मुखिया रहने का रिकॉर्ड बना पाए हैं। उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2022 तक रहा। इससे पहले आरसी टकरू का कार्यकाल नवंबर 1980 से मार्च 1984 तक था। अवस्थी के सेवानिवृत्ति के बाद उनके सम्मान में पुलिस विभाग की ओर से विदाई सम्मान समारोह आयोजन किया गया था। लखनऊ के सप्रू मार्ग स्थित पुलिस ऑफिसर्स मेस में अवस्थी के सम्मान में कार्यवाहक डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान की ओर से ये आयोजन किया गया। इसमें लखनऊ में नियुक्त एसपी से लेकर एडीजी स्तर तक के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। लखनऊ सहित देश के विभिन्न शहरों में पड़े आयकर विभाग के छापेमार की कार्रवाई सुबह तक चली। लखनऊ में राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के लालकुआं स्थित आवास पर सुबह 4 बजे तक इनकम टैक्स के अधिकारियों ने दस्तावेज खंगाले, जिसके बाद कई अहम दस्तावेज जब्त कर अपने साथ ले जाए गए। सूत्रों ने बताया कि गोपाल राय जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उससे वे कभी चुनाव नहीं लड़े। उन पर आरोप है कि वे डमी पार्टी बनाकर चुनावी चंदा जुटाने का काम कर रहे थे। गोपाल कई एनजीओ भी चलाते हैं, जिसका कार्यालय उनका घर है। गोपाल राय के घर पर केंद्रीय लोक शिकायत और जांच संस्थान, अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद, औद्योगिक एवं प्रविधिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ जैसे संगठनों का बोर्ड उनके घर के बाहर लगा है, जिस पर बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की तस्वीर लगी है। आयकर की टीम तलाशी के दौरान गोपाल राय से विभिन्न दस्तावेज के संबंध में पूछताछ करती रही। इस बीच गोपाल राय ने अपने घर पर पड़े इनकम टैक्स के छापे का साजिश का हिस्सा बताया। उधर सुल्तानपुर में घड़ी साज की पार्टी के दफ्तर पर भी 16 घंटे छापे चले। पड़ताल के दौरान पता चला कि अब्दुल माबूद इदरीसी, जिनकी चौक में घड़ी की दुकान है, उनकी राजनीतिक दल अपना देश पार्टी को 2013 से अब तक
425 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं। छापे के बाद आयकर की टीम कई अहम दस्तावेज महबूद के घर से अपने साथ ले गई। सूत्रों ने बताया कि महबूद के खाते में आई अधिकतर रकम गुजरात से आई है। महबूद ने गुजरात में रजाक को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। प्रदेश अध्यक्ष के जरिए काले धन को सफेद करने का काम किया जा रहा था। वहीं वाराणसी में आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जन राज्य पार्टी के अध्यक्ष रविशंकर सिंह यादव के आवास और कार्यालय पर आयकर विभाग की टीम दूसरे दिन भी कार्रवाई करने पहुंच गई। टीम ने पैसों के लेन देन से जुड़े कागजात, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया। आयकर अधिकारियों के अनुसार जन राज्य पार्टी ने बिना लिखा पढ़ी के करोड़ों रुपए चुनावी चंदे के रूप में एकत्रित किए। रविशंकर के प्रयागराज स्थित ठिकानों पर भी दोपहर बाद तक आयकर विभाग की टीम मौजूद रही। इस दौरान कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए गए। आयकर विभाग को यहाँ भी अवैध तरीके से वो लेन देन के सबूत मिले जिनकी पड़ताल की जा रही है। पीएम किसान योजना के 46 अरब रुपए कृषि मंत्री ने बयान दिया है, वसूली होगी उनके ऊपर। सरकार ने ऐसे फेक किसानों की जानकारी जुटा ली है। इनके बैंक खातों में भेजी गई रकम को अब वसूला जाएगा। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है, योजना में ऐसे किसानों का भी नाम है जो इनकम टैक्स फाइल करते थे। कहीं एक पति पत्नी दोनों किस्त का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने ऐसे फेक किसानों को आखिरी मौका दिया है। वो चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ली गई रकम पर अपनी मर्जी से वापस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। इसके तहत किसानों को साल भर में 6,000 रुपए का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है। हर 4 महीने में किसान को 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है। तो इस तरह की 2,000 रुपए की 11 किस्तें यूपी के किसानों को मिल चुकी हैं। सभी किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है जो 25 सितंबर तक आने की संभावना है। दरअसल ये 12वीं किस्त इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि सरकार ने ये योजना का लाभ ले रहे ऐसे 21 लाख लोगों को खोजा है जो इस योजना के पात्र है ही नहीं। इन फेक अकाउंट्स का पता लगाने की वजह बाकी किस्त आने में समय लगा। 2,85,00,000 किसानों में से 21 लाख किसानों की किस्त रुकी हुई है। वो इसीलिए क्योंकि पोर्टल पर उन किसानों का आधार नंबर और भूलेख डाटा गलत दर्ज किया गया है। 7 सितंबर को हुई बैठक में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि योजना में लाभ ले रहे कई फेक अकाउंट्स होल्डर सरकारी नौकरी, आयकर भरने वाले और एक ही परिवार के 2 लाभार्थी हैं। इन लोगों से सभी 11 किस्तों की रकम वसूली जाएगी। कृषि मंत्री शाही ने बताया कि भारत सरकार से मिली लिस्ट में यूपी के लाभार्थी किसानों की संख्या 2,85,00,000 है। हमने इन सभी लोगों के अकाउंट की जांच की है। इसके बाद इनमें से कुल 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं। इनमें से कई को नोटिस भेजा जा चुका है। बचे हुए लोगों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है। हर अपात्र व्यक्ति से 22,22 हजार रुपए की वसूली की जाएगी। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल के ड्रग माफिया के लिए यूपी का लखनऊ ड्रग डील का बड़ा सेंटर बन चुका है। कॉल सेंटर की आड़ में डार्क वेब के जरिए यूरोपीय देशों का ड्रग पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली स्पेशल सेल ने अफगानिस्तान पैडलर को लखनऊ से पकड़कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। सिर्फ यूपी में 80 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई। हर धरपकड़ का लखनऊ कनेक्शन मिला। अब दिल्ली पुलिस ने 300 करोड़ का ड्रग लखनऊ से पकड़ा है। हर पुलिस एक्शन के साथ ड्रग माफिया के बदले हुए बिजनेस पार्टनर से भी पर्दा उठ रहा है। अब फर्जी कॉल सेंटर और एजेंट्स के जरिए करोड़ों की डील होती है। माने रिस्क कम मुनाफा। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के आलमबाग में कॉल सेंटर पकड़ा। मौके से 6 लोग शहबाज खान, आरिज एजाज, गौतम लामा, शारिफ एजाज, जावेद खान और सऊद अली को अरेस्ट किया है। इनके पास से यूरोपीय देश और अमेरिका में प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं। नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रोमेपी, स्पोमरिक और प्रोक्सीसोवन प्लस जैसी मेडिसिन मिली है। सामने आया है कि यहां से यूरोपीय देशों से ऑर्डर लिया जा रहे थे। इसके लिए कोड 1 का इस्तेमाल भी हो रहा था। डार्क वेब के जरिए ड्रग सप्लाई होती है। हमने सबसे पहले डार्क वेब को समझने की कोशिश की। सामने आया कि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां ड्रग्स, हथियार, हैकिंग, टेरर फंडिंग जैसे गैर कानूनी काम होते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट कहते हैं कि हम इंटरनेट दुनिया का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इससे सरफेस वेब कहते हैं। बाकी 90%
80% हिस्सा डार्क वेब है। ये सर्च इंजन पर लिस्टेड नहीं होता। डार्क वेब को इस्तेमाल करने के लिए खास ब्राउजर की जरूरत होती है। VPN जैसे टूल्स के साथ लोकेशन बदलकर डार्क वेब का रॉकेट लॉन्चर से लोग परमाणु बम का भी सौदा करते हैं। क्रिमिनल डार्क वेब के जरिए म्यांमार, बांग्लादेश, रूस से लेकर भारत में ऑनलाइन ड्रग तलाश करने वालों की लिस्ट तैयार करते हैं। संपर्क होने के बाद डील फाइनल होती है और ये पेमेंट बिटकॉइन के जरिए होता है। न्यूयॉर्क, सिंगापुर और दुबई की तरह ही जल्द ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी जगमगाएंगे। एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से जुड़ी इमारतों में फसाड लाइटें लगाई जाएंगी। इसको नोएडा के बिल्डिंग बायलॉज में शामिल कर दिया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे नोएडा की लाइफ लाइन है। आगरा, दिल्ली और लखनऊ जाने वाले लोग इसी एक्सप्रेसवे से होकर गुजरते हैं। डेली करीब 10 लाख वाहनों का आवागमन होता है। नोएडा के मास्टर प्लान 2031 में इस रूट पर आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत प्रतिष्ठान प्रस्तावित हैं। वर्तमान में यहाँ बहुमंजिला इमारत हैं। पहले चरण में एडवांस्ड बिल्डिंग, वन स्काई, एमिटी यूनिवर्सिटी और ATS टावर के अलावा कई इमारतों पर फसाड लाइटें लगाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा 8 की उपधारा के तहत बायलॉज में बदलाव किया गया है। इसके तहत प्राधिकरण मुख्य मार्गों पर भवनों का एविलिकेशन, कंट्रोल और आर्किटेक्चर फीचर निर्धारित कर सकता है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर स्थित सर्विस रोड को फेस करने वाले समस्त भवनों पर फसाड लाइटिंग किया जाना कंपलसरी कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर पहले से बनी हुई हर श्रेणी की आवंटियों को नोटिस जारी किया जाएगा। भवन के आगे के हिस्से के 40% क्षेत्रफल में फसाड लाइटें लगाई जाएंगी। फसाड लाइटें मल्टी कलर में हो सकती हैं, साथ ही लेजर बीम का प्रयोग कर सकते हैं। कलर की चॉइस आवंटित होगी। फसाड लाइटिंग का काम नोटिस जारी होने के 2 महीने में पूरा हो जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव 1 महीने से एम्स में भर्ती हैं। राजू के फैंस दिन रात उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। बुधवार रात 2 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक उन्होंने आंखें खोली। ये जानकारी उनके भाई ने दी। उन्होंने कहा कि राजू को 99 डिग्री बुखार आया था। इसके चलते डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर नहीं हटाया। 10 अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद दिल्ली एम्स में राजू को एडमिट कराया गया था। राजू को बुखार आने के बाद डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर में सभी पाइप को बदल दिया ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा राजू श्रीवास्तव को न हो। वहीं राजू द्वारा आंखें खोले जाने को लेकर डॉक्टर्स ने उनकी पत्नी शिखा को बताया, पहले भी उन्होंने कई बार आंखें खोली हैं, लेकिन जब तक ब्रेन हरकत नहीं होगी तब तक राजू ठीक नहीं होंगे। राजू को हार्ट अटैक आने के बाद एम्स दिल्ली में भर्ती हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस दौरान 3 बार बुखार आ चुका है। अभी 9 दिन पहले ही उन्हें बुखार आया था और 3 दिन तक 100 डिग्री बना रहा। एम्स में भर्ती रहने के दौरान उन्हें 4थी बार बुखार आया। उनके भाई के मुताबिक बुखार आने के बाद डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर न हटाने का फैसला लिया। हालांकि राजू की किडनी, हार्ट, लीवर और ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन और सपोर्ट भी ना के बराबर ही बना हुआ है।
ताजमहल रात 4 दिन के लिए रात के वक्त खोला जा रहा है। अगर अभी किसी के मन में है ताजमहल को रात में देखना तो आप अभी जा सकते हैं। इसके लिए आपको एएसआई के मॉल रोड स्थित कार्यालय से टिकट बुक करानी होगी। यूपी के आगरा में स्थित ताजमहल की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। वहीं अगर रात में इसका दीदार करने को मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। दरअसल 10 सितंबर को पूर्णिमा है और ऐसे में आपको ताजमहल का रात में दीदार करने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस बार पर्यटक सिर्फ 4 दिन ही रात में ताजमहल देख पाएंगे, क्योंकि 9 सितंबर का शुक्रवार है और शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। आपको बता दें कि हर महीने पूर्णिमा पर 5 दिन पर्यटकों के लिए रात के वक्त ताजमहल खोला जाता है, लेकिन इस बार बीच में शुक्रवार होने की वजह से पर्यटक सिर्फ 4 दिन ही मूनलाइट में ताजमहल का दीदार कर पाएंगे। बता दें कि टाइम्स की ताजमहल रात में सिर्फ 4 घंटे ही खुला रहेगा, जिसमें 30 मिनट के 8 स्लॉट हैं। इसमें एक बार में 50 सैलानियों को अंदर एंट्री दी जाएगी। बता दें कि बुधवार से लेकर गुरुवार तक मूनलाइट ताजमहल के दीदार करने के लिए करीब 200 टिकट भी बुक हो चुकी हैं। अगर आप भी ताजमहल के लिए बुकिंग करवाना चाहते हैं तो एएसआई के मॉल रोड स्थित कार्यालय से टिकट एक दिन से पहले बुक करा सकते हैं। बता दें कि इसमें भारतीय सैलानियों को 510 रुपए और विदेशी सैलानियों की टिकट 750 रुपए की है। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 12 सितंबर से शुरू हो रहे वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले की पुलिस ने एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार 15 सितंबर तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निजी व्यक्तियों या संगठनों द्वारा ड्रोन उड़ाने पर रोक लगेगी। पुलिस ने यह प्रतिबंध शहर में निषेधाज्ञा के लागू करते हुए लगाया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रेट नोएडा आने का कार्यक्रम है। अपर पुलिस उपायुक्त अनिल कुमार यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि गौतम बुद्ध नगर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की जाती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति संस्था द्वारा 8 सितंबर से 15 सितंबर तक ड्रोन का संचालन नहीं किया जाएगा। यादव ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जानकारी देते हुए बताया कि आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, जिसमें 50 देशों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री रूपाला ने बताया कि 12 सितंबर से शुरू हो रहे 4 दिवसीय कार्यक्रम की थीम पोषण और आजीविका के लिए डेयरी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है और वैश्विक उत्पादन में उसका 23% हिस्सा है। दुनिया का पता होना चाहिए कि दूध की बिक्री से होने वाली आयु का 80 से 85% हिस्सा डेयरी किसानों को कंपनियों द्वारा दिया जाता है। वन विभाग के पिंजरे में अब तेंदुआ फंस गया है। ठाकुर द्वारा इलाके में ये तेंदुआ पिछले कई दिनों से नजर आ रहा था, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में थे। तेंदुओं के लगातार हो रहे हमलों के बाद वन विभाग की टीम ने इस इलाके में उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। बता दें कि मुरादाबाद का ठाकुर द्वारा इलाका जिम कॉर्बेट से सटा होने की वजह से अक्सर इस इलाके में जंगली जानवर आते रहते हैं। ठाकुर द्वारा के कई इलाकों में तेंदुआ कई दिनों से घूम रहा था, इससे लोग दहशत में थे। गुरुवार की सुबह टहलने निकले ग्रामीण को तेंदुए ने दौड़ा लिया था। ग्रामीण ने बामुश्किल दौड़कर अपनी जान बचाई थी। इसके अलावा तेंदुए ने एक गाय को भी निवाला बना लिया। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की थी। कोतवाली क्षेत्र के राजपुर कला निवासी अशोक कुमार पुत्र बलवीर सिंह सुबह टहलने निकले थे। पूनावाला शेरपुर बल्लीन मार्ग पर तेंदुआ गन्ने के निकलकर उनकी करीब पहुंचने लगा। इस पर अशोक की नजर उस पर पड़ गई। इस बीच शरीफ नगर निवासी मुबारक बाइक से आ रहे थे। अशोक बाइक पर बैठकर तेजी से निकल गए। तेंदुए की सूचना पर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक तेंदुआ कहीं छिप गया था। क्षेत्र के मधुपुरी गांव में तेंदुए ने लवारिस गाय को धान के खेत में ले जाकर निवाला बना लिया था। लगातार क्षेत्र में तेंदुआ गाय और कुत्तों को निवाला बना रहा था। किसान अकेले खेतों में जाने से कतराने लगे थे। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।